हेलो एवरीवन, मैं हूं सीपी जैन। इस वीडियो में जो टॉपिक हम लेंगे वो है डाइस पार्ट 2। इसमें हम दो स्थितियों पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन स्टूडेंट से जिन्होंने इस डाइस का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा। उसमें मैंने डाइस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है। एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए, देन उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि प्रश्नों को किस तरह से हल करना है। ओके, तो बोर्ड पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ लिखा हुआ है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। अंक 3 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जो 3 अंक दिखाई दे रहा है, हमें ये बताना है कि इस 3 अंक के विपरीत क्या होगा। आप जब भी डाइस के क्वेश्चन को हल करते हो, अगर आपको दो स्थितियां दी जाए, देखिए जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। देखो, एक बात को ध्यान रखो कि ये दो अलग अलग पासे नहीं है। एक ही पासे को दो अलग अलग तरीके से यहाँ पर रखा गया है। क्लियर है? जब दो स्थितियां आपके सामने हो तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? आपको ये करना है कि आप इन दोनों पासों के अंदर देखिए कि क्या कॉमन है। तो जब मैंने इन दोनों को ध्यान से देखा तो मुझे इन दोनों पासों में ये जो दो है ये कॉमन दिखाई दिया। क्लियर है? क्या दो के अलावा आपको कोई और नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब करना क्या है? ये जो कॉमन नंबर है यानी कि 2, आप एक काम कीजिए कि इस 2 से आप क्लॉकवाइज रोटेट होना स्टार्ट कीजिए। तो जब आप 2 से क्लॉकवाइज रोटेट होना स्टार्ट करेंगे तो देखिए, जब यहां से आपने क्लॉकवाइज रोटेट होना स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या आया? 3। देन आप और आगे बढ़े तो उसके बाद क्या आया? यहां पर आया 4। तो आप क्या कीजिए कि यहां पर नीचे लिखिए 2। ठीक है, अब 2 हमने क्यों लिखा? क्योंकि इन दोनों पासे में क्या कॉमन है? 2 नंबर इन दोनों के अंदर कॉमन है। और जब मैंने यहाँ 2 से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमना स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया 3। तो आगे क्रम में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3। और मैं यहाँ से जब आगे बढ़ा तो उसके बाद फिर क्या आया? 4। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। इतना ठीक है? ओके, अब दूसरी स्थिति के अंदर आइए। यहाँ दूसरी स्थिति में फिर से वही चीज, क्या नंबर कॉमन है? 2 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे कि इस कॉमन नंबर से घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट होना स्टार्ट करेंगे। तो जब आप इस कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज रोटेट होते हो तो यहाँ सबसे पहले क्या आया? 6। देन उसके बाद आया 1। तो नीचे वाली लाइन में लिखिए, 2 से घड़ी की दिशा में जाने पर सबसे पहले आया था 6 और उसके बाद क्या आया? 1 आया। ये चीज हो गई क्लियर? तो मैंने सारे नंबर लिख लिए। अब एक बात देखिए कि डाइस के ऊपर कुल 6 नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो उन 6 में से 5 नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब वो कौन सा नंबर है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है? हमें जो नंबर है नहीं दिख रहा है वो नंबर क्या है? 5। तो 5 को आप कहाँ लिख देंगे? 2 के यहाँ नीचे लिख दीजिए। अब देखिए, ऐसा करने पर आपको डाइस पर जो 6 नंबर होते हैं उसमें से कौन नंबर किसके अपोजिट है वो सारी स्थिति आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए बिल्कुल क्लियर है। तो इसके अंदर ये 2 और 5 ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। 3 और 6 ये एक दूसरे के अपोजिट है। इसी प्रकार से 4 और 1 ये एक दूसरे के क्या हुए? अपोजिट हुए। और क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो बड़ी ही आसानी से आप बता सकते हो कि 3 के अपोजिट क्या होगा? 3 के अपोजिट होगा 6। तो ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बताइए, बहुत ही आसान तरीका था, बिल्कुल आसान है, कंफ्यूज होने की आपको कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर? अगला प्रश्न लेते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन अपन हल करेंगे। इस क्वेश्चन में भी आपको पासे की कितनी स्थितियां दी गई है? 2 स्थितियां दी गई है। क्लियर? और आपसे ये पूछा है कि अक्षर ई की विपरीत सतह पर क्या होगा। तरीका वही आपको रखना है हल करने का, कोई नया तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें नंबर्स थे और यहाँ पर अक्षर, यहाँ पे लेटर्स आपको दिए हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। हल करने के तरीके में कोई चेंज नहीं होगा। एक ही पासे की आपको कितनी स्थितियां दी गई है? एक ही पासे की आपको 2 स्थितियां दी गई हैं। क्लियर? तो आपको क्या करना है, इन दोनों स्थितियों में क्या कॉमन है वो आपको देखना है। ठीक है, तो इन दोनों स्थितियों में जब आप कॉमन ढूंढोगे तो यहां से देखिए आपको कॉमन क्या मिला? ई। यहां पर ई है और इसमें भी क्या है? ई है। ठीक है, तो तरीका वही कि जो भी कॉमन है उस कॉमन से आपको घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट होना है। तो जब आप क्लॉकवाइज रोटेट होते हो तो सबसे पहले यहां पर आया टी और उसके बाद यहां क्या आया? बी। ठीक है, तो इसको हम नीचे इस तरह से लिख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं उस अक्षर को लिख लेता हूं जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है? ई है।
और इस पासे में ई से घड़ी की दिशा में जाने पर सबसे पहले क्या आया, टी, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए टी, और टी के बाद क्या आया, बी आया, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बी को। इतनी बात ठीक है, ओके। अब इस पासे के अंदर इस स्थिति में देखिए यहाँ पर ई है जो कि कॉमन है, तो मैंने इस ई से घड़ी की दिशा में घूमना स्टार्ट किया। तो जब मैं घड़ी की दिशा में घूमना स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले क्या आता है, जी आता है, तो मैं यहाँ नीचे वाली लाइन में लिख देता हूँ जी, और जी के बाद अगला क्या आया, जी के बाद आया सी। क्लियर है ये चीज, ओके। अब इसके अंदर आपको एक चीज पे ध्यान देना है, टी का अपोजिट आपको पता चल गया कि टी का अपोजिट तो जी है, आपको बी का अपोजिट पता चल गया कि सी है, लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा है कि ई का अपोजिट क्या होगा। पहले वाले क्वेश्चन में नंबर्स थे और आपको पता है कि नंबर्स 1 से लेकर कहां तक होते हैं, 6 तक होते हैं, तो 1 से 6 तक के नंबर में हम ये पता कर सकते हैं कि जो नंबर मिसिंग है वही डेफिनेटली क्या होगा, इसका आंसर होगा। लेकिन यहां पर तो अक्षर की बात हो रही है, तो हमें थोड़ी पता है कि कौन सा अक्षर ई के विपरीत होगा। अक्षर तो 26 होते हैं, अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं, तो कोई भी अक्षर हो सकता है, तो कंफर्म हम नहीं बता पाएंगे कि ई के अपोजिट क्या होगा। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हमेशा डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। तो ठीक है, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहां पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि एच, क्लियर। तो देखिए एच एक नया लेटर है, तो पॉसिबिलिटी तो बनती है कि इसका अपोजिट क्या हो सकता है, इसका अपोजिट एच हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एच ही हो सकता है, ठीक है। जी की बात करें तो देखिए जी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जी किसका अपोजिट है, टी का अपोजिट है, क्लियर। और टी भी नहीं हो सकता क्योंकि टी किसका अपोजिट है, जी का अपोजिट है। तो ये दोनों तो कंफर्म क्या हो गए, गलत हो गए। तो क्या लगता है आपको, हमें आंसर एच को बनाना चाहिए? नहीं, हम एच को आंसर नहीं बना सकते, क्योंकि आप यदि एच को आंसर बनाओगे तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको कंफर्म पता है कि ई के अपोजिट एच है। हम देख तो नहीं पा रहे ना कि ई के अपोजिट क्या है, तो इसलिए जो चीज डाउटफुल है या जो कंफर्म नहीं है उसको भी हम क्या करते हैं, गलत करते हैं। तो फिर फाइनली हमें आंसर किसको चूज करना पड़ेगा, ऑप्शन डी को, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब सोचिए कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन कुछ इस तरीके के हुए, ठीक है, तो इस केसेस में हम क्या करेंगे। चलो, अगर इस तरह के ऑप्शन अगर आते हैं तो उसमें हमें आंसर कैसे करना है। यहां पे दिया है सी, तो देखिए सी तो किसका विपरीत है, बी का, तो सी तो नहीं हो सकता। जी किसका विपरीत है, टी का, तो ये भी नहीं हो सकता। और टी किसका विपरीत है, जी का, तो टी भी नहीं हो सकता। तो जब हमें मालूम है कि 3 ऑप्शन तो कंफर्म गलत है, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है क्यू, कि क्यू के होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये एक पॉसिबल आंसर है। अगर ऑप्शन इस तरह के होते हैं तो उस केसेस में हम क्या करेंगे। पहले ऑप्शन में दिया है कि ई का अपोजिट क्या होगा, बी होगा, तो बी तो किसका अपोजिट है, सी का अपोजिट है, तो बी तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब ई का अपोजिट ई भी नहीं हो सकता, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। और यहां पर क्या दिया है, एक्स, कि ई का अपोजिट क्या होगा, ई का अपोजिट होगा एक्स। जरूरी नहीं है, एक्स के अलावा और दूसरे अक्षर भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ भी वही सिचुएशन बन रही है कि हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, हमें डाउट है, तो हम आंसर क्या चूज करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो ध्यान रखिएगा कि वैसे तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन इस तरह के प्रश्न को ऑप्शन देकर के थोड़ा सा ट्रिकी बनाया जा सकता है, आपको उलझन में डाला जा सकता है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर तीनों तरीके के ऑप्शन को डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे चल करके आपको परेशानी नहीं होगी, आप बड़े ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को और इस तरह के ऑप्शंस को हैंडल कर लोगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में एक छोटा सा फर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 3 में एक छोटा सा फर्क ये है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया था कि ई का अपोजिट क्या है, और यहां पर आपसे पूछा गया कि एक्स का अपोजिट क्या है। पर एक चीज आप देखिए कि एक्स तो यहां कहीं है ही नहीं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अभी आप उस एक्स को भूल जाओ। अभी नॉर्मल तरीके से आप सबसे पहले तो ये पता करो कि इन दोनों पोजीशन के बेसिस पर कौन से अक्षर एक दूसरे के विपरीत हैं। क्लियर। तो तरीका आपको यही रखना है कि जब मैंने इन दोनों डाइस को देखा तो मुझे यहाँ पे कॉमन क्या दिखाई दिया, ई, और इसमें भी मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, ई। तो तरीका वही रखो, जो भी कॉमन नंबर है उससे आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज रोटेट होना है, तो आप क्लॉकवाइज रोटेट हो जाइए। ठीक है, जो अक्षर इसमें कॉमन था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ई। अब ई से घड़ी की दिशा में जाने पर सबसे पहले क्या आता है, टी आता है, और उसके बाद फिर क्या आया, बी आया, तो उसको मैंने इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब इस वाली डाइस में भी सेम आपको यही करना है, जो कॉमन है उस कॉमन से आप घड़ी की दिशा में रोटेट होना स्टार्ट कीजिए। तो जब भी आप क्लॉकवाइज रोटेट होते हो तो ई से क्लॉकवाइज रोटेट होने पर क्या आता है, सबसे पहले जी, और जी के बाद फिर क्या आया, सी। क्लियर है।
तो अभी भी हमें फिलहाल ये मालूम नहीं है। तो एक चीज आप मुझे बताइए कि x का अपोजिट क्या होगा। डाइस में कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है, ठीक है। तो एक सतह पर तो यहाँ पर क्या होगा, इस डाइस में 6 सतह होगी, तो एक सतह पर तो b होगा, दूसरी सतह पर t होगा, तीसरी सतह पर e होगा, चौथी सतह पर क्या होगा g, और पांचवी सतह पर क्या होगा, c होगा। क्लियर? अब जो छठी सतह बच गई है उस पर क्या होना चाहिए? तो सीधी सी बात है, अगर प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि x का अपोजिट क्या है तो छठी सतह पर क्या होगा, x होगा। और यहाँ पर जो बचा हुआ अक्षर है उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए x को। तो यहाँ से हमें ये चीज कंफर्म हो गई कि e का अपोजिट क्या हुआ, x हुआ। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो x का अपोजिट क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। आपको ये आंसर नहीं चुनना है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिटरमाइन हो रहा है, हम कंफर्म बता पा रहे हैं कि ई और एक्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन हैंडल करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, अंक 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो 6 की बात करते हैं, तो 6 तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि जब भी आपको पासे की कितनी स्थितियां दी जाए, जब भी आपको पासे की दो स्थितियां दी जाए, तो आपको इन दोनों स्थितियों को ऑब्जर्व करना है और ये देखना है कि इनमें क्या कॉमन है। तो ठीक है, इसको ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या कॉमन है। देखिए इस पासे में और इस पासे में मुझे कॉमन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर 3 है, तो इधर भी कितना आया है, 3 आया है। और इधर 4 है, तो यहाँ पर भी क्या है, 4 है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 से थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में केवल एक ही नंबर कॉमन था, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में कितने नंबर कॉमन आ रहे हैं, 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करोगे? बहुत ही आसान है, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। देखो क्या करोगे कि इसमें भी 3 कॉमन है और यहाँ भी 3 है, इधर 4 है और यहाँ भी 4 है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है जो आपको करना है, और करना ये है कि इन दोनों कॉमन नंबर को आप अलग निकाल दो। यहाँ से भी मैं 3 और 4 को अलग निकाल देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा, 6, और इधर क्या बचा, 1 बचा। तो इसका मतलब ये होगा कि 6 और 1 ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नंबर हैं। बताइए आसान है या नहीं है? तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है। जब भी पासे की दो स्थितियां दी जाए और उन दो स्थितियों में जो दो नंबर कॉमन होते हैं, उन दोनों कॉमन नंबर को आप निकाल दो। उसके बाद जो भी नंबर बचेंगे वे दोनों नंबर एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर है ये चीज? तो 6 का अपोजिट कितना होगा, 1 होगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने ज़्यादा कोई बदलाव नहीं किया है, एक छोटा सा बदलाव किया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा था कि 6 का अपोजिट क्या है, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि 2 का अपोजिट क्या है। बाकी सब कुछ वैसा ही है, पांचों में कोई भी नंबर मैंने यहाँ पर चेंज नहीं किया है। तो देखो यहाँ एक चीज़ देखिए कि आंसर देने से पहले, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि जब आपको दो स्थितियां दी जाए तो आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि इनमें क्या कॉमन है। तो हमने ये पाया कि इनके अंदर इन दोनों पासों में दो नंबर कॉमन है। यहाँ 3 और 4 कॉमन है, और इस पासे में भी क्या कॉमन है, इसमें भी 3 और 4 कॉमन है। तो यहाँ पर क्या बचा, इधर बचा 6 और इधर क्या बच गया, 1 बच गया। तो हमें जो कंफर्म इंफॉर्मेशन मिली है वो इंफॉर्मेशन ये मिली है कि 6 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है। पर क्या आपको इससे आपके प्रश्न का उत्तर मिल पाया? नहीं, क्योंकि प्रश्न में आपसे पूछा है कि 2 के अपोजिट क्या होगा, जबकि हमें ये पता चला कि 6 और एक दूसरे के अपोजिट है। तो आपने क्या करना है, जब भी आपको पासे की दो स्थितियां दी जाए और आपसे एक ऐसे नंबर का अपोजिट पूछा जाए जो आपको इन दोनों ही पासों में नहीं दिखाई दे, तो उस नंबर के अपोजिट वे दोनों नंबर होंगे जो इन दोनों पासों में क्या है, कॉमन है। तो इन दोनों पासों में क्या कॉमन है, 3 और 4 इन दोनों में कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर 2 एक ऐसा नंबर है जो आपको इन दोनों ही पासों में दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर? और इन दोनों पासों में क्या कॉमन है, 3 और 4 कॉमन है, और इसमें भी 3 और 4 कॉमन है। तो 2 के विपरीत क्या होगा, 3
या 4, ये 2 के विपरीत होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी कंफर्म नंबर आप नहीं बता सकते। इसका आंसर हमेशा या में ही आएगा, यानी कि इसके 2 आंसर हो सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जनरली वो भी किस पे डिपेंड करते हैं, वो क्वेश्चन भी डिपेंड करते हैं आपके ऑप्शंस के ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शंस की बात करें तो ये जो ऑप्शन देखिए आपको दिया है 2, तो 2 का अपोजिट 2 तो हो नहीं सकता, 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें मालूम है कि 2 के अपोजिट 3 या 4 इन दोनों में से कोई एक होगा, और 1 भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा, 3 हो सकता है, इसलिए हमने किसको आंसर बनाया, 3 को आंसर बनाया है। ठीक है, ओके। अब देखिए कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो कई बार ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। इस तरह के क्वेश्चन का जो आंसर है वो कई बार किस पे डिपेंड करता है, वो कई बार डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। अब सोच लीजिए कि ऑप्शन अगर आपको इस प्रकार से आते हैं तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे। चलो, पहला ऑप्शन कहता है कि 4 हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि 4 हो, 1 तो नहीं हो सकता और 3 भी हो सकता है। कंफर्म नहीं बोल सकते कि 3 ही आंसर होगा। चौथा ऑप्शन 3 या 4 बिल्कुल सही है, सही आंसर बनाएंगे ऑप्शन डी को, 3 या 4। हमने यहां पर पहले इस चीज को समझ लिया है कि 3 या 4। ठीक है, ओके। अगर ऑप्शन इस तरह से होते हैं, पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, 1 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, 5 बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बताइए किसको आंसर बनाएं, बी को या डी को। कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि सर बी को आंसर बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 या 4 में से कोई एक हो सकता है और 3 यहाँ दिया हुआ है, 4 तो है नहीं, तो फिर हम 3 को ही आंसर बनाएं। अगर मैं 3 को आंसर बनाता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे कंफर्म ये बात पता थी कि 2 के विपरीत 3 ही होगा, जबकि सच्चाई ये है कि हम कंफर्म नहीं थे, हम तय नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सही ऑप्शन क्या चुनेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन होते हैं इनका आंसर कई बार ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये थे 5 क्वेश्चन जिसमें हमने पासे की 2 स्थितियों पर आधारित अलग अलग चीज़ों को समझा और ये देखा कि अगर ऑप्शंस बदलते हैं तो हमें अपने आंसर को किस तरीके से बदलना है। इस टॉपिक के अगले वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें, उसमें मैं आपको डाइस की 2 से अधिक स्थितियों पर आधारित प्रश्नों को हल करवाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि टॉपिक से रिलेटेड जब भी कोई नया वीडियो आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए और आप हमेशा अपडेट रहें।